Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social studies book of class 6th in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson of history part in these days. इन दिनों हम लोग हिस्ट्री का जो सेकंड लेसन है वो स्टडी कर रहे हैं विच नेम इज फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स, जिसका नाम है शिकारी और संग्राहक से किसान तक। तो इस लेसन में हमने ह्यूमन बीइंग यानी जो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग था यानी जो आदि मानव था, स्टोन एज का जो मानव था, पाषाण युग का जो मानव था, उसके बारे में स्टडी की है और अभी भी अपन उसी की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो स्टोन एज था जिस जमाने में केवल पत्थरों से ही सारी चीजें होती थी और जब लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस एक टाइम पीरियड को प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड माना गया है। इस प्री हिस्टोरिक टाइम को स्टोन एज भी कहा गया, आइस एज भी कहा गया और इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, यानी सबसे पुराना वाला स्टोन एज, मिडिल वाला और सबसे नया वाला। जो ओल्ड स्टोन एज था उसको पैलियोलिथिक एज भी कहा गया और जो मीजोलिथिक एज, बीच का जो मिडिल स्टोन एज था उसको मीजोलिथिक एज कहा गया और जो अब सबसे लास्ट वाला जो स्टोन एज था वो नियोलिथिक एज कहा गया। हम लोगों ने पैलियोलिथिक एज के बारे में डिटेल से स्टडी की, उसके बाद मीजोलिथिक के बारे में स्टडी की, उसके बाद नियोलिथिक के बारे में भी स्टडी की और उसके बाद में आर्ट इन द स्टोन एज। स्टोन एज में आर्ट कैसी थी, कला कैसी थी, पेंटिंग्स और ड्राइंग कैसी थी उस जमाने में। उसके बाद में हमने हुंसगी वैली का केस स्टडी किया और इसके बाद में नियोलिथिक एज के बारे में वापस अपन ने पढ़ा। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। नियोलिथिक एज यानी कि सबसे स्टोन एज का सबसे लास्ट वाला हिस्सा, सबसे अंतिम हिस्सा जो था, यानी जिसके बाद में लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, जिसके बाद में आधुनिक युग जिसको अपन कहते हैं वो स्टार्ट हो गया। तो ये लास्ट का हिस्सा था स्टोन एज का जिसको नियोलिथिक एज कहते हैं और उस समय में कई ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हुए, बहुत ही बड़े बदलाव हुए, जिनके कारण से इस नियोलिथिक जो टाइम था इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, यानी नियोलिथिक समय की क्रांति। तो इसमें ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए बड़े बड़े जिनके कारण से ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इस समय में माना जाता है। तो बात अगर अपन करें बड़े बदलावों की तो इसमें सबसे पहला जो बड़ा बदलाव था नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में वो था एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का उद्भव। इससे पहले मीजोलिथिक एज तक मनुष्य को खेती करना नहीं आता था, वो अपना जो ग्रेन था वो खुद उगाने की जो टेक्निक है वो नहीं जानता था। लेकिन नियोलिथिक जो एज है इसमें मनुष्य ने अपनी खेती करने का जो टेक्निक है वो सीख ली थी और कैसे वो सीखा ये तो निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन नियोलिथिक में उसने खेती करना सीख लिया था। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा चेंज था नियोलिथिक में वो था एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती का उद्भव। जब हम दूसरे बदलाव की बात करें, जो बड़ा बदलाव कहा जाता है वो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों का पालना, जानवरों को पालतू बनाना। डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाना या पालना ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को। तो ये नियोलिथिक एज में जो बड़े बड़े बदलाव हुए और जिसके कारण से आगे की जो प्रगति यानी प्रोग्रेस की जो वे यानी रास्ता जो खुला, वो उन बदलावों में सबसे पहला था खेती का उद्भव, एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, और दूसरा यानी जानवरों को पालना शुरू कर दिया था इंसान ने। इतने दिनों तक वो खुद एक जानवर की तरह रहता था और घूमता रहता था, नोमैडिक लाइफ जीता था, लेकिन अब वो एक जगह पर रहना शुरू कर दिया और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। आज का जो वीडियो है वो 10th वीडियो है इस लेसन का और यहीं से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि नियोलिथिक एज में
कैसे जो उस टाइम का ह्यूमन बीइंग था उसने कैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और क्यों उसने पालना शुरू किया जानवरों को। तो ये अपन यहाँ आज का जो वीडियो है यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। व्हेन पीपल बिगेन फार्मिंग, जब लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी, फार्मिंग यानी खेती शुरू कर दी, दे फेल्ट द नीड, तो उन्होंने महसूस किया आवश्यकता को, फॉर एनिमल्स, जानवरों की, यानी उन्होंने जानवरों की आवश्यकता, उनकी जो नीड है उसको फील किया, उन्होंने उसको महसूस किया। टू प्लो देयर फील्ड्स, उनके खेतों को प्लो यानी जोतने के लिए। टू ऑब्टेन मिल्क, मिल्क प्राप्त करने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए। एंड मीट, और मांस प्राप्त करने के लिए। एंड टू गार्ड परमानेंट सेटलमेंट्स, और उनकी जो परमानेंट बस्ती बनी थी, अब वो सेटलमेंट में रहने लग गया था, आबादी में रहने लग गया था, ग्रुप में रहने लग गया था। तो जो उनके परमानेंट सेटलमेंट्स होते थे, जो उनकी स्थायी आबादी होती थी, उसकी गार्ड यानी उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो इन सब कामों के लिए उसको एनिमल्स की नीड फील हुई, उनकी जरूरत महसूस हुई। किन किन कामों के लिए? एक तो दूध के लिए, मांस के लिए, उनके परमानेंट सेटलमेंट्स को गार्ड करने के लिए यानी उनकी सुरक्षा करने के लिए। एनिमल्स वर आल्सो नीडेड, जानवरों की इसलिए भी आवश्यकता थी। टू ट्रांसपोर्ट सीड्स, यानी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड हार्वेस्टेड ग्रेन्स, और जो ग्रेन्स यानी अनाज होता था उसको काटने के लिए, काट करके इकट्ठा करने के लिए। दस इस तरह से सम एनिमल्स यानी कुछ जानवर वर डोमेस्टिकेटेड, पाले गए, सो दैट, ताकि दे कुड बी यूज्ड, उनको यूज किया जा सके, एज एंड व्हेन नीडेड, यानी जब भी उनकी आवश्यकता हो या जैसे भी उनकी आवश्यकता हो, नीडेड यानी आवश्यकता हो, उनको यूज किया जा सके, इसलिए कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड किया गया, उनको पाला गया। द अर्लीस्ट एनिमल्स, जो सबसे पुराने जानवर हैं, टू बी डोमेस्टिकेटेड, जिनको डोमेस्टिकेट किया गया यानी जिनको पाला गया, ऐसे सबसे अर्लीस्ट एनिमल्स की अपन बात करें, सबसे प्राचीन ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको सबसे पहले पाला गया? वर काउज, यानी जो वो थी सबसे पहले गायें। शीप यानी भेड़ें। गोट्स यानी बकरियां। पिग्स यानी सुअर। एंड डॉग्स यानी कुत्ते। दीज एनिमल्स प्रोवाइडेड, ये जो एनिमल्स हैं ये प्रोवाइड करवाते थे यानी प्रदान करते थे, पीपल यानी लोगों को, विद ए रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट, यानी मीट की यानी मांस की लगातार सप्लाई मिलती थी उन इंसानों को। मिल्क यानी दूध की। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और दूध से बने हुई चीजों की, दूध से बनी हुई जो चीजें होती है वो मिल्क प्रोडक्ट कहलाती है। इन सब की रेगुलर सप्लाई मिलने लगी। एनिमल स्किन्स, जो जानवरों की खालें होती थी, जो मरने के बाद उनकी जो खाल होती थी, स्किन होती थी, वर यूज्ड, उनका उपयोग किया गया, टू मेक क्लॉथ्स, यानी कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि उस समय कोई विविंग तो शुरू हुई नहीं थी, धागा बना नहीं था, तो जानवरों की खालों से ही कपड़े बनाए जाते थे। और इसके अलावा पेड़ों की छाल का भी उपयोग किया जाता था। हॉर्सेज यानी घोड़े, बुलॉक्स यानी बैल, एंड डंकीज यानी गधे, वर यूज्ड, ये उपयोग किए गए, लेटर यानी बाद में, टू प्लो फील्ड्स यानी खेतों को जोतने के लिए, एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को ले जाने के लिए और खुद को भी जाने के लिए हॉर्सेज को, बुलॉक्स यानी बैलों को, और डंकी यानी गधों का उपयोग किया गया। तो ये था दूसरा सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव जो कि नियोलिथिक एज में हुआ। पहला हमने पढ़ा द एमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर का उद्भव। दूसरा हमने पढ़ा है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का पालन। और तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ जिसने मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल दी या तेज कर दी, उसके जीवन की दिशा को आसान बना दिया। आज भी हम जिन चीजों का, आज का विज्ञान भी जिसके आधार पर खड़ा है वो था पहिए का आविष्कार। इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी पहिए का आविष्कार। द इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी पहिए का आविष्कार वॉज परहैप्स
शायद थी द ग्रेटेस्ट इवेंट, सबसे बड़ी घटना। ये व्हील का जो इन्वेंशन था, पहिए का जो आविष्कार था, ये ग्रेटेस्ट इवेंट था, यानी सबसे महान घटना थी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मनुष्य के विकास की हिस्ट्री में, मनुष्य के विकास के इतिहास की ये सबसे ग्रेटेस्ट इवेंट थी, ये सबसे महान घटना थी। द एग्जैक्ट डिटेल्स, एकदम ठीक वर्णन या एकदम ठीक जानकारी, अबाउट द हाउ एंड व्हेन, यानी कैसे और कब, ऑफ द इन्वेंशन, यानी इस आविष्कार का कैसे और कब, ऑफ द व्हील, यानी पहिए के, इन्वेंशन ऑफ द व्हील यानी पहिए के आविष्कार का, यानी पहिए के आविष्कार को कब हुआ और कैसे हुआ, इसकी जो एग्जैक्ट डिटेल है, एकदम ठीक जानकारी है, आर दाउ अननोन, हालांकि अननोन है, यानी पता नहीं है इस चीज का। यानी ये तो पता है कि कितने साल पहले पहियों का आविष्कार हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हुआ इसका आविष्कार और कब हुआ, एग्जैक्टली कहां पर हुआ, ये उसका वो दाऊ यानी हालांकि अननोन है, यानी इसका पता नहीं है वैसे तो। द अर्लीस्ट एविडेंस, जो सबसे पुराना सबूत है, जो सबसे पुराना साक्ष्य है या एविडेंस है, ऑफ द व्हील यानी पहिए का अभी तक जो सबसे पुराना सबूत मिला है, पुराना साक्ष्य मिला है, डेट्स बैक टू 3500 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले, यानी ईसा के जन्म के 3500 साल पहले का पहिए का एक एविडेंस अभी तक सबसे पुराना मिला है इन मेसोपोटामिया में, जो आजकल इराक जिसको कहा जाता है, मॉडर्न डे इराक, आज के आधुनिक युग में जिसको इराक कहते हैं, पहले उसको मेसोपोटामिया कहते थे प्राचीन समय में, उसमें ईसा के जन्म के 3500 वर्ष पहले का पहिए का सबूत मिला है। ये सबसे प्राचीन सबूत मिला है। हो सकता है और भी प्राचीन समय में पहिए का आविष्कार हो चुका हो, लेकिन उसका एविडेंस नहीं मिला है, उसका सबूत नहीं मिला है। द यूज ऑफ व्हील यानी पहिए का उपयोग मेड पीपल्स लाइफ इजियर, उसने बना दिया लोगों के जीवन को इजियर यानी पहले से आसान, एंड मच मोर कंफर्टेबल, और अधिक कंफर्टेबल यानी आरामदायक। देखिए यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख पा रहे हैं आप, ये एक इतना बड़ा कोई एनिमल है, ये लोग बैठे हैं, इंसान बैठा है यहाँ। नियोलिथिक मैन यानी नियोलिथिक जमाने का व्यक्ति, आदमी। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उसने पाले जानवर, फॉर वेरियस पर्पज, कई प्रकार के पर्पज के लिए। तो अलग अलग जानवर, कुत्ता बैठा है, ये इसको सामान ढो के ला रहे हैं इस पे, तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग जानवरों को इसने पाला। एक और है यहाँ पर चित्र, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आदमी कैसे लोग बैठे हैं, खाल पहने हुए, आग से तप रहे हैं। ए नियोलिथिक सेटलमेंट, ये एक नियोलिथिक आबादी है, यानी ये जो ग्रुप में रह रहे हैं वहां पर। आर्टिस्ट इम्प्रेशन यानी ये कलाकार की ये कल्पना है। असली तो उस जमाने में कोई कैमरा तो था नहीं कि उस जमाने का कोई फोटो खींच लेता। उस जमाने में तो लैंग्वेज ही नहीं थी, तो कैमरा तो बहुत दूर की बात है। तो उस जमाने के फोटो वोटो कुछ नहीं है, उस जमाने के केवल ये इमेजिनेशन है, यानी कल्पनाएं हैं उस जमाने की। लेकिन सबूत जरूर मिले हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को जो फिजिकल चीजें जरूर मिली है उस जमाने की, उनके बेसिस पर ये सब चीजें पता चलती है। एक एक्स्ट्रा बिट लिखा हुआ है, द डॉग वाज अमंग द फर्स्ट एनिमल, यानी एनिमल्स की बात करें अपन तो उनके अंदर, अमंग यानी होता है बीच में, यानी जानवरों के बीच में, डॉग यानी कुत्ता वो पहला जानवर था, टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय मैन, जो मनुष्य के द्वारा पाला गया, यानी कुत्ते को सबसे पहले पाला मनुष्य ने। ये भी एक जीके का एक सवाल हो गया कि सबसे पहले किस जानवर को पाला मनुष्य ने, तो वो था डॉग। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहिए की आविष्कार की कहानी को। पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को सरल बना दिया, कंफर्टेबल बना दिया। पीपल कुड नाउ मेक व्हील्ड कार्ट्स, अब पीपल यानी लोग, कुड यानी सके, नाउ मेक यानी
कुड नाउ मेक यानी लोग अब बना सके, व्हील्ड कार्ट्स यानी पहिए वाली गाड़ियां, एंड चैरियोट्स यानी रथ। अब जो पहिया बन गया तो फिर पहिए की कार्ट्स यानी गाड़ियां भी बनाई उन्होंने, और चैरियोट्स यानी रथ बनाए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन यातायात के लिए, एंड फॉर कैरिंग लोड्स और भार को, लोड्स को कैरी करने के लिए, उसको ले जाने के लिए, ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेज लंबी दूरियों तक, लंबी दूरी तक, लंबी डिस्टेंस तक लोड को ले जाने के लिए उन्होंने कार्ट्स बनाई यानी हाथ से चलाने वाली गाड़ियां बना ली, और चैरियोट्स यानी रथ बना लिए खुद के लिए। द पॉटर्स व्हील, देखिए पहले तो गाड़ियों वाले पहिए का आविष्कार हुआ। वो पहिए ऐसे नहीं थे जैसे आज अपने को पहिए दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े ऐसे ही कुछ पहिए होते होंगे उस जमाने में। फिनिशिंग वाले ऐसे कोई बिल्कुल गोल मटोल पहिए नहीं होते होंगे। तो पहिए का भी आविष्कार कैसे हुआ अभी इन डायग्राम में देखेंगे अपन। द पोटर्स व्हील यानी जो कुम्हार का चाक होता है जिसपे बर्तन बनाए जाते हैं, दिए बनाए जाते हैं, वो पोटर्स व्हील कहलाता है। तो इसका भी आविष्कार हुआ। तो फिर पहले तो बर्तन टेढ़े मेढ़े ऐसे ही बनते थे, लेकिन जब पोटर्स व्हील का इन्वेंशन हो गया तो बहुत अच्छे सुंदर बर्तन बनने लग गए। द पोटर्स व्हील यानी चाक जो होता है, कुम्हार का जो चाक होता है, वॉज नाउ यूज्ड, अब वो यूज होने लगा, टू मेक बेटर पोट्स, ज्यादा अच्छे बर्तन बनाने में, लेटर यानी बाद में, द स्पिनिंग व्हील, और उसके बाद में फिर स्पिनिंग व्हील भी बना, यानी बुनाई करने वाला जो व्हील है, कताई करने वाला, धागे को या कपास को काट करके उसका धागा बनाने के लिए जो एक पहिया घुमाते हैं उसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं। तो कताई करने वाला व्हील भी बाद में आया, वाज इन्वेंटेड, उसको खोजा गया, टू स्पिन थ्रेड यानी धागा काटने के लिए, धागा काटने के लिए स्पिनिंग व्हील भी उसके बाद में आया। यानी सबसे पहले तो गाड़ियों वाले पहिए बने, उसके बाद पोटर्स जो व्हील है, कुम्हार का चाक बना, उसके बाद में स्पिनिंग व्हील आया। तो यहां पर एक डायग्राम है, दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि क्या है इसमें। इसमें पहिए का आविष्कार कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ होगा वो बताया गया है। सबसे पहले देखो, एक कोई पेड़ का लट्ठा गोल गोल, उसके ऊपर कोई वजन को इन्होंने ऐसे लुढ़काया होगा आगे, तो इनको लगा होगा इंसान को, देखो ये इतना आसान है। एक तो अपन खुद ऐसे किसी चीज को धक्का मार के आगे ले जाएं, और एक नीचे रोलर लगा दिया, पेड़ का लट्ठा लगा दिया, उसके ऊपर लुढ़काते हैं तो आसानी से लुढ़क जाती है चीजें। तो पहले सबसे पहले इस तरह से आया होगा उनके नॉलेज में कि ऐसे अपन नीचे अगर ऐसे गोल चीज को लगा दें तो उसके ऊपर अपन सरलता से चीजों को लुढ़का सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या आया होगा, स्लेज। स्लेज गाड़ी होती है, उसमें क्या होता है कि नीचे से ऐसे चपटी और फिनिशिंग वाली होती है, तो उसके अंदर आदमी भी बैठ सकता है, सामान उसमें डाल करके उसको खींचे ना अगर हैंडल से, तो वो आसानी से खींची जाती है। तो ये स्लेज आई होगी। उसके बाद में स्लेज को लट्ठे पे रख दिया, रोलर पे, तो वो और आसानी से चलने लग गई होगी। उसके बाद में स्लेज के ऊपर देखो ऐसी गिरारियां, लट्ठा तो वही है लेकिन यहां पर ग्रुप बना दिए इनके, यानी ऐसे खोद दिया इसको, तो ये और आसानी से एक तरह से मतलब पटरी जैसी बन गई। स्लेज ऑन रोलर यानी रोलर के ऊपर स्लेज है, विच हैज बिकम ग्रूव्ड विद यूज, यानी इस रोलर में ग्रूव्ड भी बना दिए, ऐसे खांचे बना दिए, खांचे में फिर ये आराम से ऐसे चलने लगी। उसके बाद में देखो ये और ज्यादा ग्रूव इसको बना दिया, एक्सल बीच का हिस्सा, इसको एक्सल कहते हैं, पहियों के बीच में जो होता है। व्हील्स एंड एक्सल इन वन पीस, यानी अब जो है ना पहिए और इनके बीच का एक्सल, ये एक ही पीस पूरा बना दिया इन्होंने। द एक्सल फिक्स्ड बाई पेज, यानी जो एक्सल थे वो खूंटी से इनके अंदर डाले जाते थे, तो इस तरह का बना। फिर उसके बाद में पहिए अलग, एक्सल के अंदर पहिए अलग डाले गए, और टेढ़े मेढ़े ऐसे कुछ बेरिंग बना के भी डाले गए। व्हील्स जॉइंड टू एक्सल, यानी पहिए एक्सल से ज्वाइन किए जाते थे। उसके बाद में एक्सल फिक्स्ड, ये बीच का एक्सल होता है, इसको एक्सल कहते हैं जिससे पहिए जुड़े रहते हैं। एक्सल फिक्स्ड इनटू क्रूड बियरिंग, ये ऐसे ही क्रूड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा या बिना फिनिशिंग का बियरिंग होता है ना, उसके अंदर एक्सल को फिक्स किया जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे पहिए का विकास हुआ, ऐसे धीरे धीरे चीजों का विकास हुआ। अब बात करते हैं पॉटरी की। पॉटरी यानी
कुम्हार की जो कला होती है पॉट बनाने की, पॉट यानी क्या होता है, मिट्टी का बर्तन, या बर्तन को ही पॉट कहते हैं। तो मिट्टी, यहाँ बात हो रही है बर्तनों की, तो मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है। तो कुम्हार की जो कला होती है उसको पॉटरी कहते हैं, बर्तन बनाने की कला। तो उस जमाने में जब पॉटर्स व्हील बन गया, कुम्हार का चाक बन गया, तो अब अच्छे बर्तन बनने लगे। तो आइए पढ़ते हैं उस जमाने में ये सब बातें अपन नियोलिथिक की बात कर रहे हैं, नियोलिथिक एज की बात हो रही है सारी। उसी एज में ये सारे बदलाव हुए, बड़े बड़े बदलाव हुए। खेती शुरू हो गई, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार हो गया, गाड़ियां बन गई छोटी मोटी, और रथ बन गए उनके लिए, और ऐसे अच्छे बर्तन भी बनने लग गए। पॉटरी, आफ्टर मोस्ट पीपल टुक अप फार्मिंग, ज्यादातर लोगों के द्वारा फार्मिंग शुरू करने के बाद, यानी ज्यादातर लोगों ने जब खेती शुरू कर दी, फार्मिंग शुरू कर दी, उसके बाद में एंड हर्डिंग यानी और भेड़ों रेवड़ को चराना शुरू कर दिया, जानवरों को पालकर। हर्ड यानी रेवड़ होता है, रेवड़ को चराना है मतलब हर्डिंग, और हर्डिंग शुरू कर दी, रेवड़ वगैरह चराने लग गए। एंड स्टार्टेड लिविंग, और शुरू कर दिया रहना, ए सेटल्ड लाइफ, एक व्यवस्थित जीवन शुरू कर दिया ज्यादातर लोगों ने। इट बिकेम नेसेसरी, तो ये जरूरी हो गया, टू स्टोर ग्रेन्स, अनाज को इकट्ठा रखना, फूड यानी भोजन को स्टोर करना, मिल्क एंड वाटर यानी दूध और पानी को इकट्ठा करना। यानी जब लोग एक जगह रहने लग गए, जानवरों को चराना शुरू कर दिया और खेती शुरू हो गई, तो फिर इन चीजों को स्टोर करना यानी व्यवस्थित रूप से इनको जमा करके रखना, ये भी जरूरी होने लग गया। कि वो अनाज को जब खेती करने लग गए तो अनाज काट के रखना पड़ता था, तो ग्रेन्स को स्टोर करके रखना, जो खाना वो जानवरों से उनको मिल रहा है, दूध वगैरह, मिल्क है, दूध है, फूड है, इनको ढंग से स्टोर करना ताकि वो खराब नहीं हो। एंड वाटर, और पानी को भी स्टोर करके रखना, तो इसकी आवश्यकता पड़ने लगी। पॉटरी वाज वाइडली यूज्ड, ये जो बर्तन बनाने की कला है वॉज वाइडली यूज्ड यानी बड़े तौर पर उपयोग की गई इन द नियोलिथिक एज। इस नियोलिथिक एज में ये बर्तन बनाने की जो कला है इसका बड़ा उपयोग किया गया, क्योंकि सारी चीजें स्टोर करने की आवश्यकता होने लगी। पहले तो क्या था, आदमी खुद ही जाके नदी पर पानी पी के आ जाता था, लेकिन अब वो घर में रहने लग गया तो पानी रखना भी पड़ता घर में। पहले तो क्या था, खुद ही जंगली की तरह घूमता रहता था, किसी जानवर को खा लिया, फेंक दिया, लेकिन अब वो दूध निकालता जानवरों का या अनाज रखना पड़ता था, तो ये स्टोरिंग की आवश्यकता पड़ने लग गई उसको। तो बर्तनों की कला का विकास हुआ। द पोटर्स व्हील, जो कुम्हार का चाक था, वॉज यूज्ड, उसका उपयोग किया जाता था, टू मेक पोट्स, बर्तन बनाने के लिए, ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेज, अलग अलग आकृतियों और आकार के बर्तन बनाने के लिए पोटर्स व्हील का यूज किया जाता था। अर्ली पोटरी, जो पुरानी जो पोटरी यानी बर्तन थे, पुराने जो बर्तन थे, पोटरी बर्तन बनाने की कला को भी कहते हैं, और पोटरी कहते हैं, बर्तनों को भी पोटरी कहते हैं। जो अर्ली पोटरी थी यानी पुराने जो बर्तन थे, वॉज दाउ बेयर, यानी हालांकि खुले होते थे, ढके हुए वगैरह नहीं होते थे, हालांकि वो खुले होते थे। बेयर यानी होता है नंगे या खुले, दाऊ यानी हालांकि बेयर यानी हालांकि वो खुले होते थे, एंड प्लेन और साधारण होते थे। लेकिन द लेटर पॉट्स, लेकिन बाद वाले जो पॉट्स थे, बाद वाले जो बर्तन थे, वर रिचली डेकोरेटेड, उनको भरपूर समृद्ध रूप से सजाया जाता था, एंड पेंटेड, और उनको रंग भी किया जाता था, इन वेरियस डिजाइन्स, अलग अलग डिजाइनों में, एंड कलर्स और रंगों में। तो शुरुआत में साधारण बर्तन बनते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको फिर डेकोरेट भी किया जाने लगा, सजाने लग गए बर्तनों को, उनको अलग अलग कलर और डिजाइन से पेंट करने लग गए। तो इस तरह से पोट्री का भी डेवलपमेंट हुआ, हर चीज में विकास हुआ। तो फिर टूल्स का भी विकास हुआ। नियोलिथिक टूल्स यानी नियोलिथिक समय में कैसे औजार बने, औजारों का भी विकास होने लगा। द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, यानी कि क्वालिटी का मतलब होता है उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी औजारों की, एंड एफिशिएंसी यानी उनकी कार्य क्षमता,
क्वालिटी और एफिशिएंसी मतलब होता है गुणवत्ता और कार्यक्षमता ऑफ स्टोन टूल्स। अभी तक पत्थरों के ही बन रहे थे औजार तो, लेकिन चीजें अब अच्छी बनने लगी, वो ज्यादा एफिशिएंट यानी कार्यकुशल बनने लगी। स्टोन टूल्स की जो क्वालिटी और एफिशिएंसी थी, एंड एम्पेलीमेंट यानी टूल्स एंड इम्पेलीमेंट, टूल्स का मतलब औजार, इम्पेलीमेंट्स यानी उपकरण। तो टूल्स और इम्पेलीमेंट्स की जो क्वालिटी और एफिशिएंसी थी इंप्रूव्ड यानी वो सुधर गई, कंसिडरेबली यानी बहुत महत्वपूर्ण रूप से, इन द नियोलिथिक एज में। द टूल्स वर वेल शेप्ड, वो अब अच्छी आकृति के बनने लग गए, हाईली पॉलिश्ड यानी बहुत उच्च स्तर की वो चमक के साथ बनने लग गए, एंड हैड वेरी शार्प कटिंग एजेज, और उनके अंदर बहुत अब तीखी किनारों वाले बनने लग गए। एज यानी होते हैं किनारे, कटिंग यानी कट करने वाली किनारे, और अब एकदम तीखी धारदार किनारों वाली, यानी हर चीज पहले धार कम होती थी, अब धारदार चीजें बनने लग गई। सेल्ट्स ऑफ वेरियस साइज, देखिए ये सेल्ट्स जो शब्द है ये आदिम कुल्हाड़ी के लिए उपयोग होता है, यानी उस जमाने में जो आदमी था वो जो कुल्हाड़ी यूज करता था वो सेल्ट्स बोलते हैं उसको, आदिम कुल्हाड़ी। सेल्ट्स ऑफ वेरियस साइजेज यानी कई आकृतियों की, साइज यानी आकारों की जो कुल्हाड़ी होती थी उस जमाने में, हैव बीन फाउंड यानी प्राप्त हो चुकी है, इन डिफरेंट नियोलिथिक साइट्स, जो अलग अलग नियोलिथिक जमाने की साइट्स मिली है उनमें कई प्रकार की सेल्ट्स यानी कुल्हाड़ी प्राप्त हो चुकी है। पीपल पर्टिकुलरली यूज्ड स्टोन एक्सेज, लोग पर्टिकुलरली यानी विशेष रूप से यूज करते थे एक्सेज यानी कुल्हाड़ियां, प्लॉज यानी हल, एंड सिकल्स यानी हंसिया जो फसल काटने के काम आता है। दैट वर वेरी हेल्पफुल, जो कि बहुत हेल्पफुल होते थे, बहुत सहायक होते थे, इन फार्मिंग यानी खेती में। राउंडेड स्टोन्स यानी गोल गोल पत्थर, वर प्लेस्ड रखे जाते थे, ऑन लार्जर यानी बड़े, फ्लैट स्टोन्स जो चपटे पत्थर होते थे, जैसे अपने सिल्ला लोडी होती है ना चटनी बांटने की, वो उस जमाने में भी होती थी। तो राउंडेड लोडी कैसी होती है, राउंडेड गोल होती है। राउंडेड स्टोन्स यानी गोल गोल पत्थर, वर प्लेस्ड यानी रखे जाते थे, ऑन लार्जर यानी बड़े, फ्लैट यानी चपटे, स्टोन्स यानी पत्थरों पर। टू क्रश चूरा करने के लिए, एंड पाउंड यानी पीसने के लिए, ग्रेन्स यानी अनाज को, अनाज का चूरा करने के लिए और उसको पाउंड यानी पीसने के लिए, इनटू फ्लोर यानी आटे के रूप में। तो आटा बनाने के लिए वो सिल्ला लोडी का उपयोग करते थे। बोन टूल्स यानी हड्डियों से बने हुए औजार, आल्सो फाउंड ये भी पाए जाते हैं। वाइड यानी बहुत बड़ी मात्रा में, यूज इन द इरा जो इस इरा में, जो इस युग में यूज किए गए ऐसे हड्डियों के औजार भी मिले हैं। तो देखा यहाँ पर एक चित्र है, इसको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये ऐसे टूल्स हैं। नियोलिथिक पॉटरी, नियोलिथिक जमाने की पॉटरी देखो कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा विकास हुआ था बर्तनों की कला का, पॉटरी का। देख रहे हैं आप, इतने अच्छे बर्तन नियोलिथिक एज में बनते थे। एक्स्ट्रा बिट में लिखा हुआ है द वुडन प्लॉ यानी लकड़ी का जो हल है, जो अभी भी यूज किया जाता था, अभी तो लोहे के आगे, अभी थोड़े ही सालों पहले यूज किया जाता था। द वुडन प्लॉ जो लकड़ी का हल है, वॉज इन्वेंटेड उसको खोजा गया था इन द नियोलिथिक एज, यानी नियोलिथिक एज में ही वुडन प्लॉ भी इन्वेंटेड हो गया था। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नियोलिथिक जमाने में क्या क्या बदलाव आए। तो हमने कई सारे बदलाव पढ़े हैं। सम डिफरेंसेज आर आल्सो रिमेनिंग, कुछ अंतर अभी भी बाकी हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे कि हाउसेज एंड सेटलमेंट्स, कि घरों को बनाने की जो कला है उसमें क्या बदलाव आया, तो वो अपन को स्टडी करनी है। बट वी हैव नो टाइम फॉर टुडेज वीडियो नाउ, आज के वीडियो के लिए अभी अपने पास टाइम नहीं है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो टुडे, आज का वीडियो आज हमें फिनिश करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टडी अबाउट द सम अदर पॉइंट्स ऑफ नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज की कुछ दूसरे बिंदुओं के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।